है और प्लस में साक्षी। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित लिखित कहानी पहलवान की ढोलक। यह एक आंचलिक कहानी है। आमतौर पर आंचलिक कहानियां कम ही लिखी गई हैं। उनकी शुरुआत एक उपन्यास से, इन्होंने मैला आंचल उपन्यास से इन्होंने शुरुआत की थी। और वो पहली रचना आंचलिक आंचलिक क्या हम पढ़ेंगे रेणु द्वारा पाठ का। तो बचपन सताया हुआ सा है और लेकिन उसके गुजरने पहले उसका विवाह हो चुका था, जिसके कारण वह अब अपनी सास के साथ यानी अपने ससुराल में रहता है। लेकिन उसकी सास भी विधवा थी और गांव के लोग या जो थोड़े दबंग लोग थे वो उसको तंग किया करते। बचपन से यह बात उसके मन में कहीं न कहीं चोट पहुंचाती थी, दुख व्यक्त करती थी, दुख प्रदान करती थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। लेकिन उसकी सास ने भी उसको बचपन से ही धारोष्ण दूध यानी गाय भैंस का निकला हुआ तुरंत का दूध, ताजा दूध जो बिना गर्म तुरंत निकाला और फिर उसको पी जाता था। और वो अपने शरीर का रहा यानी मेहनत करता रहा, पहलवानों की तरह हो गया। और उसके मन में पहलवान का शौक या पहलवान बनने का शौक मात्र इसलिए आया ताकि वह उन लोगों से बदला ले सके जो उसकी सास को परेशान किया करते थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उसके मन में सदैव से बनी रही। और यही वजह है कि वह अपना शरीर बनाता रहा पहलवान की तरह। और एक दिन वह पहलवानी में माहिर हो गया। लेकिन उसका गुरु कोई नहीं था, एक ढोलक थी उसकी गुरु। तो इसी के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। उससे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लें तो अच्छा रहेगा। जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में। प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये उपन्यास थे। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, कहानी संग्रह। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व संस्मरण है ये। नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र ये प्रकाशित है। 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में उनका निधन हो गया। सन 1954 में इनका बहुचर्चित तो आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उससे पहले आंचलिक उपन्यास या इस तरीके की कहानियां नहीं लिखी जाती रहीं। लेकिन 1954 में यानी 1954 के बाद इस पर चर्चा होने लगी। और आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। तो इसमें हम पढ़ेंगे कहानी के तत्व, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, समाज, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पाठ का प्रतिपाद्य देखते हैं, सार देखते हैं कि आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक, यहाँ सॉरी को है, पहलवान की ढोलक में कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। आपको ये मैं शुरू में ही बताया था। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले सताते थे। लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पे सीख कर कसरत करके लुट्टन पहलवान बन गया। और एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया, जहां ढोल की आवाज और कुश्ती के दांव पेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। ढोल की आवाज से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने दांव लगाकर चांद सिंह को पटक कर हरा दिया।
और राज पहलवान बन गया। आपको मैं बता दूं कि लुट्टन सिंह, जो कि एक गांव का छोटा मोटा पहलवान कह सकते हैं आप उसको, लेकिन बचपन से ही जो उसके मन में एक अवधारणा थी, एक भावना थी कि वो अपने सास को सताए जाने का बदला लेगा। इसीलिए उसने कुश्ती, कसरत सीखी और पहलवानी करने लग गया। लेकिन जब तक किसी को नाम नहीं मिल जाता, जब नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा होता है, तो दंगल हुआ करता था। उसी दंगल में एक बार इसने भाग लिया, और वो दंगल कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि उस राज्य का एक सबसे बड़ा दंगल था, जहां 10 भी लोग आया करते थे। और उसी में उसने नामी पहलवान चांद सिंह पटक दिया, जिसको पटक पाना बाकियों के लिए लगभग असंभव था। पंजाब से आया हुआ चांद सिंह पहलवान, उसने धीरे धीरे सभी पहलवानों को पछाड़ दिया था। लेकिन लुट्टन सिंह लड़ने करके लड़ा और उसको हरा दिया। इस प्रकार से लुट्टन सिंह को एक नाम मिला, और नाम ही नहीं मिला बल्कि उसको काम मिला। उसकी गरीबी दूर हो गई कि राजा को राज पहलवान घोषित कर दिया, और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। 15 वर्षों तक पहलवान अजय बना रहा। उसके 2 पुत्र थे। लुट्टन ने दोनों पहलवानी के गुर सिखाए, और राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। राजकुमार को घोड़ों की रेस का शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया, पहलवान और उसके दोनों बेटों के भोजन खर्च को भयानक और फिजूल खर्च बताया। फलस्वरूप नए राजा ने कुश्ती को बंद करवा दिया, और पहलवान लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटों के साथ महल से निकाल दिया। अब देखिए, जो नई पीढ़ी होती है उसकी सोच नई होती है। जाहिर सी बात है कि राजा के मर जाने के बाद जब उसका बेटा उसी गद्दी पर बैठा, और वो पढ़ा लिखा था, विदेशों में पढ़ाई करके आया था, तो उसे लगता था, और जैसा कि उसके मैनेजर ने भी उसको भड़काया, तो उसे लगता था कि ये पहलवान लोगों को राज खर्च पर पालना, क्योंकि पहलवान को प्लस में उसके 2 बेटे, वो भी 2 पहलवानी कर रहे थे, और यही आस थी उसको कि ये भी राज पहलवान घोषित हो जाएंगे। तो उनका पूरा का पूरा खर्च वहन करना उन्हें लगा कि राज्य सरकार के लिए ये फालतू के खर्च है। इसीलिए वो उसमें कहता है टेरेबल, हॉरिबल। उसमें जो राजा का पुत्र है वो उसको टेरिबल, हॉरिबल शब्दों का व्यक्त करता है, और वो कहता है कि यह फिजूल खर्ची है। इसलिए वो राज पहलवान का दर्जा खत्म कर देता है, और लुट्टन सिंह पहलवान को अपना गांव छोड़, अरे अपना राज, मतलब उस राजमहल में जो उसको रहने की जगह दी गई थी, वहां से उसको जाना पड़ा। और अपने गांव में जा करके उसने एक झोपड़ी लगा करके वहीं गांव के लोगों को कुश्ती सिखाना शुरू किया। और इस प्रकार से जैसे तैसे उसका जीवन यापन हो रहा था। तो राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा, और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने। एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ जो लुट्टन सिंह शब्द है, उसका असली नाम वैसे लुट्टन था गांव का। लेकिन जब वो चांद सिंह पहलवान को पटक देता है और जीत जाता है, क्योंकि चांद सिंह पहलवान पंजाब से आया था और उसने आसपास के सभी पहलवानों को पटक करके हिंद केसरी का खिताब जीत रखा था, लेकिन चांद सिंह ने उसे पटक दिया। अब पटकने के कारण राजा श्याम जो थे, श्याम सिंह राजा, उन्होंने उसको शाबाशी दी, राज दरबार का पहलवान घोषित किया, और लुट्टन से उसका नाम लुट्टन सिंह कर दिया। तो जो मैनेजर थे वो इस बात को लेकर के नाराज हुए, क्योंकि देखिए बिहार क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर क्या है, सिंह का तात्पर्य होता है क्षत्रिय, ठाकुर। तो मैनेजर साहब भी ठाकुर थे, क्षत्रिय थे। उन्हें बुरा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, इस बात से यही पता चलता है कि पहलवान जो लुट्टन है वह किसी छोटी बिरादरी का रहा होगा। और जब राजा ने उसका नाम लुट्टन सिंह किया, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि महाराज, लुट्टन सिंह इसका नाम ठीक नहीं है, सिंह कहना ठीक नहीं है।
लेकिन महाराज ने कहा कि इसने काम क्षत्रियों वाला किया है, इसने वीरता का काम किया है, इसलिए इसके नाम के पीछे सिंह लगेगा। और इस प्रकार से वो लुट्टन से लुट्टन सिंह हो गया। तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने बताना उचित समझा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंह का तात्पर्य क्षत्रिय से होता है। हालांकि आजकल चलन थोड़ा बदल गया है, लेकिन अभी भी काफी हद तक देखने को मिलता है। खैर, राज पहलवान से जब उसे हटा दिया गया राज दरबार से, तो वो जीविकोपार्जन के लिए गांव में ही झोपड़ी लगा कर रहने लगा, मजदूरी कर उसके गांव के लड़के सीख रहे थे, वो ज्यादा कोई फायदेमंद था नहीं, क्योंकि उसकी खुराक नहीं चाहिए थी। ना तो पहलवान को ढंग की खुराक मिल रही थी, बेटों को अच्छी खुराक मिल रही थी, और ना ही पहलवानी सीखने आने वाले बच्चों को अच्छी खुराक थी। तो जिसकी वजह से वो सिखा तो रहा था, बस गुजारा हो रहा था। आगे कहता है लेखक कि इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगी। हाँ, एक चीज और मैं बताना किया कि पहलवान सिंह लुट्टन जो है, लुट्टन सिंह पहलवान जो है, वह उसका कोई गुरु नहीं था, किसी ने उसको कुश्ती सिखाई नहीं थी। लेकिन जब कुश्ती होती है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, उसमें जो ढोलक बजती है ना, ताक धीना दिन, ताक धीना दिन, ये जो ध्वनि है वो उसको एक अलग नजरिए से सुनाई देती है। उसको अलग ही, वो कहीं ना कहीं उसको कहती है कि दिन, कि आजा लड़ जा भिड़ जा, आजा लड़ जा भिड़ जा, गिरधा तिकधा, गिरधा तिकधा, यानी आजा लड़ जा भिड़ जा, और ताक धीना दिन, ताक धीना दिन, उठा के पटक दे। वो ये जो ध्वनियां है, हम जैसा सोचते हैं, हमारे मन की भावनाएं जैसी रहती है ना, हमें आसपास की ध्वनि का मतलब भी वही लगता है। इस पाठ में भी यही बताने का प्रयास किया गया कि पहलवान लुट्टन सिंह जो है, वो ढोलक की ध्वनि को अपने हिसाब से सोचता है, क्योंकि पहलवानी करना चाहता है। तो उसमें वो ढोलक की ध्वनि में उसको उठा के पटक दे, आजा भिड़ जा, दाव काटो बाहर निकल, अलग ढोलक की जो धुन है वो ऐसी उसको महसूस होती है। और यही वजह है कि उसने ढोलक को ही अपना गुरु बना लिया था, और अपने बच्चों को भी उसने यही कहा था कि ढोलक ही मेरी गुरु है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। तो महामारी आ जाने से दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए। उस रात भी पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बना रहा था। इस घटना के 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मौत हो जाती है। देखिए, अब पूरे गांव में मौत पसरी हुई है, महामारी आई है, और हैजा और कालरा, डायरिया जिसे आप लोग कहते हैं, यह फैल गया है, और धीरे धीरे गांव के लोग मरने लग जा रहे हैं। लेकिन जब तक पहलवान जीवित रहा, वह ढोलक बजा करके लोगों को उत्साहित करता रहा, जीने की लालसा उनके अंदर जगाता रहा। और यह कहा जाता है, पाठ में कहा गया है कि जब पूरे गांव में सन्नाटा पड़ गया है, सभी लोग उल्टियां कर रहे हैं, मरने की दुआ मांग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, डरे हुए हैं, भयार्थ हैं, उस दौर में भी पहलवान लुट्टन सिंह ढोलक बजा करके लोगों को उत्साहित करता रहता है। और लुट्टन सिंह ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कभी भी चित्त मत लिटाना, यानी मेरा पेट ऊपर की तरफ ना रहे, सीना ऊपर की तरफ ना रहे, बल्कि मुझे पट लिटाना। क्योंकि पहलवानी में चित्त का मतलब होता है कि आप हार गए। जब तक आप चित नहीं होते, यानी आपकी पीठ को जब तक मिट्टी नहीं लग जाती पहलवानी में, तब तक हार नहीं होती। हालांकि आजकल की जो फ्री स्टाइल कुश्ती है उसका अलग है, कितना शरीर मुड़ा, कितना आपने दाव लगाया, उसके पॉइंट मिलते हैं। लेकिन पहले एक ही तरीके की पहलवानी थी, आपने किसी को पटक दिया, और पटकने से ज्यादा जब तक चित्त नहीं किया तब तक आप उसको नहीं हरा पाते हैं। अगर दोनों ही एक लंबे समय तक नहीं चित्त होते हैं तो दोनों को बराबर का दर्जा दे दिया जाता था। आजकल उसके लिए पॉइंट निर्धारित कर देंगे कि थोड़ा सा आपने टेढ़ा कर दिया, एक हिस्सा जमीन से टच हुआ वगैरह वगैरह, और या जो गोलाई है उससे बाहर निकल गए, तो उसके हिसाब से आपके पॉइंट बनते हैं। लेकिन पहले चित्त
और पट का ही हिस्सा था। यानी आपका ये सामने का पार्ट अगर यूं जमीन के ऊपर रहा, आपकी पीठ जमीन से टच हो जाती है, तो आप हार जाते हैं। तो इसलिए उसने कहा था कि मैं कभी नहीं हारा कुश्ती में, इसलिए अगर मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर उल्टा लिटाना, यानी पेट के बल लिटा देना, मेरी पीठ ऊपर होनी चाहिए, ताकि मैं अंतिम समय तक अजेय बना रहूं। तो एक दिन उसके दोनों बेटे भी मर गए, जिनकी दोनों की लाश वो कंधे पर उठा करके अकेले ही ले गया और उनको जलाया, अंतिम संस्कार किया। उस घटना के 4-5 दिन बाद खुद पहलवान भी मर गया। और उसके शिष्यों को जब यह बात याद आई कि गुरु जी ने कहा था कि उसे ना, तो उसे पर लिटा करके उसकी अवस्था को दिशा, जीने की इच्छा दिया गया है। और महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। इस कारण त्रासदी में पहलवान लुट्टन कई सवाल छोड़ जाता है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है। जाहिर सी बात है, इसमें काफी हद तक सत्यता है बच्चों, कि आज भी बहुत सारी कलाएं मर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट जो है वो मर रहा है, चाहे वो हाथ से कढ़ाई करने वाला हो, लकड़ी पर काम करने वाला हो, मिट्टी का काम करने वाला हो, कांसे, तांबे, चीनी मिट्टी के या अन्य दूसरे प्रकार के काम धीरे धीरे मर रहे हैं। क्योंकि इन लोक कलाओं को, आपने एक पाठ पढ़ा था 8वीं में, अगर याद हो आपको, तो लाख की चूड़ियां पढ़ा है ना आप लोगों ने? लाख की चूड़ियां, तो उसमें देखिए वो लाख की चूड़ी बनाता है, लेकिन कांच की चूड़ी चूंकि सस्ती है, मशीन से बनती है, ज्यादा गोल है, ज्यादा सुंदर कलरफुल लगती है, तो लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। अंततोगत्वा जो बदलू जो है लाख की चूड़ियां जो बनाता है, वो बेचारा बेरोजगार हो जाता है और वह बंद कर देता है इस काम को। तो आज भी बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो मर रही हैं। अब सरकार का संरक्षण मिल जाता है जिन कलाओं को, वो थोड़ी आगे बढ़ती रहती हैं। जिनको संरक्षण नहीं मिलता, जैसे कि पहलवान लुट्टन सिंह को राज संरक्षण प्राप्त था, तब तक तो वो बहुत ठीक था, स्वस्थ था हर तरीके से, उसको खाने पीने का सारी व्यवस्था थी। लेकिन जब उसे राज पहलवान से हटा दिया गया, तो उसकी कद्र करने वाला कोई नहीं रहा, जिसके कारण गांव की महामारी की चपेट में वो और उसके दोनों बच्चे आ गए। बाकी सारे लोग मर ही रहे थे, वो भी मर गए। इस प्रकार से ये बात बनती है कि क्या, ये प्रश्न तो उठता ही है कि क्या ऐसे कलाओं को मरने दिया जाए? क्या ऐसी कलाएं राज सत्ता के पास ही रहेंगी तभी जीवित रहेंगी, या हम में से हम लोग भी उसको जिंदा रख सकते हैं? तो जो ये बात है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है, जैसा कि आज के समय में देखा जाता है कि कला लगभग व्यवस्था की मोहताज रह गई है। आप यहाँ देखिए प्रश्न है, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। लुट्टन सिंह जब जवानी के जोश में आकर चांद सिंह नामक मंझे हुए पहलवान को ललकार बैठा, तो सारा जन समूह, राजा और पहलवानों की समूह आदि की यह धारणा थी कि यह कच्चा और किशोर, जिसने कुश्ती कभी नहीं सीखी, पहले दांव में ही ढेर हो जाएगा। हालांकि लुट्टन सिंह की नसों में बिजली और मन में जीत का जज्बा उबाल खा रहा था, उसे किसी की परवाह न थी। वह ढोल की थाप में उसे एक एक दांव पेच का मार्गदर्शन जरूर दिखला रहा था, और ढोल की थाप का अनुसरण करते उसने शेर के बच्चे को खूब धोया और उठा उठाकर पटका और हरा दिया। इस जीत में एकमात्र ढोल ही उसके साथ था, और अतः जीत कर वो सबसे पहले ढोल के पास दौड़ा और उसे प्रणाम किया। जैसा कि मैं आपको बताया मैंने कि उसका लुट्टन सिंह का कोई भी गुरु नहीं था। उसने ढोलक की थाप को ही अपना गुरु मान लिया था, और ढोलक को अपना गुरु मान करके उसने कुश्ती सीखी, और इस प्रकार से उसने कुश्ती में चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को हरा दिया। अगला प्रश्न है, एक, हाँ, अगला प्रश्न है
कि पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी के भयावता की ओर संकेत करता है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, जैसा इसमें बताया गया है कि रात की निस्तब्धता में, निस्तब्धता यानी एकदम शांति में, पूरा का पूरा गांव शांत है। अगर कोई आवाज आ रही है, कोई ध्वनि आ रही है, तो वो लोगों की कै करने की, हाय राम की, या इस तरीके के जो दुख भरी करुणाप्रद आवाजें आ रही हैं, जिसके कारण सभी त्रस्त हैं। लेकिन पहलवान लुट्टन सिंह ने उसमें अपने ढोलक बजा करके लोगों को के अंदर जीने की इच्छा जगाने की कोशिश की। तो इसी पर ये सारी बातें कही गई कि कहानी के प्रारंभ में प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावता करता है। भयाया गया कि से मामा में बाधा पड़ती थी। अगला प्रश्न, लुटन के सुखचैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसा कि आप लिख सकते हैं कि जब वह राज पहलवान घोषित हुआ था, तो उसको पौष्टिक भोजन मिलता था, खाने पीने की सारी सुविधा उपलब्ध थी। इतना ही नहीं, बल्कि मेले में जब वो कभी जाता था घूमता हुआ, तो पान के बीड़े, जलेबी, रसगुल्ले, दूध, मलाई जो बेचने वाले होते थे, वो पहलवान को फ्री में खिलाते थे, क्योंकि वो राज पहलवान था भाई। तो उसका सम्मान होता था, आदर था, सब उसको फ्री में खिलाते थे, क्योंकि लगता था कि हमारे राज्य का राज पहलवान है और पूरे राज्य का नाम इसने भारत में रोशन किया है। इसलिए लोग उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उसको खाने पीने की ऐसी चीजें फ्री में देते थे, और दरबार से तो उसको मिलता ही था। तो ये पौष्टिकता भरी भोजन और उसका सम्मान, ये सब कुछ राज दरबार में मिला था उसको। लेकिन राज दरबार के बाद ये सारी चीजें समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, लुट्टन के राज पहलवान बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, लुट्टन जब राज पहलवान बन गया तो उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन मिलने से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वो घुटने तक लंबा चोगा पहनकर, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह चलता। मेले के दंगल में लंगोट पहनकर, शरीर पर मिट्टी मलकर स्वयं को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। अगला प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी का प्रतिपाद्य बताइए। ये हम शुरू में ही बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हेडिंग है, व्यक्तित्व भाग्यहीन, साहसी और संवेदनशील। इसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। जाहिर सी बात है, अगर राज पहलवान रहता तो शायद उसकी कला, उसके कलाकार, उसकी कला के सम्मान करने वाले लोग और लंबे समय तक ये चीजें चलती। लेकिन समय बदलता गया और ये चीजें समाप्त हो गई। जैसे आज भी आप देखिए कि बहुत सारे हमारे जो स्थानीय खेल थे, वो सब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि उन खेलों को ना तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और ना ही लोग खेलते हैं, ना बच्चे ना लोग। तो जिसकी वजह से उसका सम्मान खत्म हो गया और वो खेल भी धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। लुट्टन लुट्टन को गांव वापस क्यों लौटना पड़ा? यहाँ लोग जो को है, तो भाई राजकुमार ने सत्ता संभाली और उसने ये कह दिया कि हॉरिबल है, टॉरिबल है, और वो घुड़सवारी का शौकीन था। तो उसको राज पहलवानी से लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से उसे लगा कि राजकीय खर्च को बढ़ा रहा है, और उसे वहां से निकाल दिया। पहलवान के बेटों की मृत्यु पर गांव वालों की हिम्मत क्यों टूट गई? देखिए, पहलवान की बेटों की मृत्यु के बाद गांव वालों की हिम्मत इसलिए टूट गई, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि जब पहलवान के बेटे ही नहीं रहे तो उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। अब हमें हिम्मत कौन दिलाएगा? लेकिन उसके बावजूद भी पहलवान अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी ढोलक बजाता रहा और लोगों को जीने की हिम्मत देता रहा, और लोग उससे कहीं ना कहीं आसान्वित थे। लेकिन एक दिन पहलवान भी गुजर गया और लोगों की हिम्मत और भी टूट गई।
अगला प्रश्न देखिए, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है। ये वही बात है कि पहली पुरानी व्यवस्था यानी